हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग आधुनिक इतिहास में पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन में एक एक कीवर्ड्स को हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ रखा है और अब हम लोग द्वितीय अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि टॉपिक होगा हम लोगों का मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। और इसको भी हम लोग एक एक कीवर्ड्स के माध्यम से आसानी से समझेंगे, जिससे कि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने में आसानी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में, तो उस समय मुगल साम्राज्य का जो पतन था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और वो शुरू होता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो पहला कीवर्ड हम लोग का है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु जब हो गई थी अहमदनगर में, तो इनकी मृत्यु के समय इनके 3 पुत्र जो थे वो जीवित थे। और उन तीनों पुत्रों के नाम क्या थे? एक तो मुअज्जम था, दूसरा आजम था और तीसरा कामबख्श था। ये 3 पुत्र जो थे इनकी मृत्यु के पश्चात जीवित थे। तो अब पर समस्या ये हो गई थी कि इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो इसके लिए औरंगजेब ने एक लेख लिख लिया था, जिसको कि इन्होंने बताया था कि किसको हमें क्या देना है। तो कुछ कुछ सूबे जो थे इन्होंने मुअज्जम को कुछ सूबे, तो कुछ सूबे आजम को, तो कुछ कामबख्श को इन्होंने बांट रखे थे। परंतु उत्तराधिकार को लेकर के इनके बीच युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले तो उत्तराधिकार की लड़ाई में मुअज्जम ने क्या किया कि जो सीधे दिल्ली के लिए कूच कर गए, और दिल्ली जाते समय रास्ते में ही इन्होंने स्वयं को लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित कर दिया। अर्थात जो इनके बड़े बेटे थे यही चाहते थे कि हम उत्तराधिकार में राजा बने। अब तो इन्होंने स्वयं को लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। इस चीज़ को हम लोगों को देख लेना है, जिससे कि नाखुश हो करके आजम और कामबख्श जो थे इनके भाई, इनके साथ इनके युद्ध हुए थे। तो उनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। इन युद्धों का परिणाम क्या था ये भी हम लोग देख लेंगे। तो नोट में है कि सबसे पहला जो जजाऊ का युद्ध था, ये जजाऊ का युद्ध हुआ है 18 जून 1707 ईस्वी में। और इस युद्ध में, जजाऊ का जो युद्ध हुआ था, बहादुर शाह ने आजम को पराजित किया था और पराजित करके उसको मार दिया था। तो इस तरह से इन्होंने जजाऊ के युद्ध में क्या किया कि अपने एक भाई आजम को पराजित भी किया और साथ ही साथ पराजित करके मार डाला। अब इसमें आजम के जो पुत्र थे उनको भी इन्होंने मार दिया था। तो आजम के 2 पुत्र थे, इन दोनों पुत्रों का भी वध कर दिया था इन्होंने। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जजाऊ के युद्ध में बहादुर शाह, जो कि मुअज्जम उनके बड़े पुत्र थे, उन्होंने अपने एक भाई की हत्या कर दी। द्वितीय युद्ध हुआ था बीजापुर का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था जनवरी 1709 ईस्वी में। और इस युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श को घायल कर दिया था। कामबख्श घायल हो गया था और इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि उसके अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध में इसका भी पुत्र मारा गया था। इसको भी हम लोगों को देख लेना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले तो मुअज्जम जो था उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया बहादुर शाह के नाम से, और उसके बाद प्रथम जजायु युद्ध में अपने एक भाई आजम और उसके 2 पुत्रों को मार डाला। और उसके बाद बीजापुर के युद्ध में बहादुर शाह ने कामबख्श और उसके पुत्रों को मार डाला। तो इस तरह से उत्तराधिकार के युद्ध में यह विजयी रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जो कि इसका पुराना नाम मुअज्जम था। तो बहादुर शाह प्रथम का अगर हम लोग शासनकाल का पीरियड देखते हैं तो 1707 से 1712 ईस्वी तक है। और इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है कि शाह आलम प्रथम बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जाता है, जिसका पूरा नाम मुअज्जम था। इसको एक अन्य उपाधि मिली थी शाह बेखबर के नाम से, जिसको कि दिया था खाफी खान ने। खाफी खान ने इसको एक उपाधि दी थी, जिसको हम लोग शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि उत्तराधिकार के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह जो थे वो विजयी रहे, और साथ ही साथ वे एक विद्वान के साथ साथ आत्मगौरवपूर्ण और योग्य शासक थे। इस वजह से हम लोगों ने देखा कि यह उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी रहे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
कि इसने सबसे पहले तो समझौता और मेल-मिलाप की नीति अपनाई थी, क्योंकि इनके जो पिता थे औरंगजेब, इन्होंने कुछ काम ऐसे किए थे जिनसे कि जनता रुष्ट हो चुकी थी। तो इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि समझौता और मेल मिलाप की नीति को अपनाया, जिससे कि लोगों में भाईचारा बढ़े और अपने शासन को ये आसानी से चला सके। अपने शासनकाल में उसने कई कार्य किए जिससे वह राज्य पर नियंत्रण रख सके, परंतु परिणाम इसकी सोच के विपरीत ही रहा। इन्होंने सोचा कि हम कई नीतियां बनाएंगे, जैसे समझौते और मेल मिलाप की नीति के अनुसार किसी को पद और किसी को पदोन्नति देकर के, किसी को शासक बना करके राज्य पर नियंत्रण रखने की कोशिश की इन्होंने, परंतु परिणाम इनके विपरीत ही रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि आया था, जिसका शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। ये चीज़ हम लोगों को देख लेना है कि बहादुर शाह के दरबार में एक 1711 ईस्वी में डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जो जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन की हालत और भी बिगड़ गई थी और बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने से वित्तीय स्थिति भी खराब हुई थी। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने शासन के दौरान हालत को और भी खराब कर दिया था। तो प्रशासन की हालत उस समय जो पहले तो और दयनीय हो रही थी, और इन्होंने उसको और सुधारने के लिए जितने भी कार्य और प्रयास किए उनका विपरीत प्रभाव ही पड़ा। अब सबसे पहला तो इन्होंने जैसे अंधाधुंध जागीरें प्रदान करना शुरू कर दी कि आप इस पर शासन कीजिए। उसके बाद पदोन्नति करने लगे, जिससे कि वित्तीय कोष भी खाली हो गया और वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु जब हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के पश्चात एक इतिहासकार हैं जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ओवन सिडनी। इन्होंने बताया था कि ओवन सिडनी के अनुसार मुगल सम्राटों में बहादुर शाह ही अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखने ला है कि इनका कथन क्या था कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को याद कर लेना है। अर्थात इस कोट्स को हम लोगों को पढ़ के ये मालूम चलता है कि ओवन सिडनी के अनुसार इसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक नोट, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद फिर से अब उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के परेशानी बढ़ी, क्योंकि इनके यहाँ कोई नियम नहीं था जिससे कि उत्तराधिकारी कौन होगा इनका। तो बहादुर शाह के उस समय 4 पुत्र हुए और इन 4 पुत्रों के नाम था जहांदार शाह, अजीमुस शान, रफीउस शान और जहान शाह। ये 4 पुत्र थे बहादुर शाह के। इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें जहांदार शाह विजयी रहा, और इसके विजयी रहने का कारण ये था कि उस समय का सबसे शक्तिशाली सामंत जो था जुल्फिकार खान, वो इसके समर्थन में था। क्योंकि उस समय का जो सबसे मजबूत और शक्तिशाली सामंत था जुल्फिकार खान, इसने जहांदार शाह को सहयोग किया कि तुम शासक बनो, जिस वजह से यह उत्तराधिकार के युद्ध में विजयी रहा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जहांदार शाह के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह बने। बहादुर शाह के बाद अब जहांदार शाह का पीरियड है। तो जहांदार शाह जिनका पीरियड 1712 से 1713 ईस्वी तक था। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यह एक कमज़ोर तथा पतित शहजादा था और इसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी, जो कि इनके पिता के पास थी परंतु इनके पास नहीं थी। अर्थात यह एक कमज़ोर पतित शासक के साथ साथ सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी के साथ शासक बना था। इसके समय में इसने जजिया कर को भी समाप्त किया था। यह काम इन्होंने किया था जो कि अच्छा था। उसके बाद जुल्फिकार खान ने जब देखा कि वित्तीय हालत खराब हो गई थी, तो वित्तीय हालत को सुधारने के लिए इसने इजारा को शुरू किया, इजारा प्रथा को। और इस इजारा प्रथा से वित्तीय हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जहांदार शाह जो था, एक लाल कुंवरी नाम की वेश्या थी, इस पर ये आसक्त था। तो इस चीज़ को हम लोगों को देख लेना है कि जहांदार शाह जो था, इसने एक लाल कुंवरी नाम की वेश्या थी जिसको कि अपने शासन में हस्तक्षेप करने का
अधिकार दे रखा था। इसकी मृत्यु के बाद नेक्स्ट बने थे फर्रुखसियर। तो हम लोग चलते हैं फर्रुखसियर के कार्यकाल में और इसको देखते हैं। फर्रुखसियर का पीरियड अगर हम लोग देखते हैं तो फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी के बीच का कार्यकाल है इनका। और फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं के मदद से मिली थी। और ये सैयद बंधु जो थे वो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा थे। इन्होंने ही क्या किया था, इनको सहयोग करके फर्रुखसियर को युद्ध में शासक बना दिया था। फर्रुखसियर ने सबसे पहले तो एक काम किया था कि जयसिंह जो राजा थे वहाँ के, उनको सवाई की उपाधि दी थी। अब इनको सवाई जयसिंह कहा जाने लगा था। ये उपाधि फर्रुखसियर ने ही प्रदान की थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसी के समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। तो इस चीज़ को हम लोगों को देख लेना है कि बंदा बहादुर जो थे इनको दिल्ली में फांसी कब दी गई थी। तो 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान ही दी गई थी। 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रखा है कि फर्रुखसियर ने ही एक शाही फरमान जारी किया था अंग्रेजों को, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट दिए थे। और वो 3 प्रकार की छूटें इन्होंने प्रदान की थी। और ये हुआ था, इनकी एक बीमारी थी जिनको अंग्रेजों ने ठीक किया था। इसी से खुश होकर इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया और अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्रदान की। इससे अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम लोग नोट देख लेते हैं। इसके बाद रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दर्जात जो थे इनको शासक बनाया गया। अर्थात अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रफ़ी उद दर्जात के बारे में। रफ़ी उद दर्जात का पीरियड बहुत ही छोटा रहा है, तो जिसको हम लोग देख लेते हैं। और इसको हम लोगों को याद भी रख लेना है कि जब रफ़ी उद दर्जात थे इनका पीरियड जो था 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रख लेना है। अक्सर परीक्षा में ये पूछता है कि सबसे कम समय तक अगर शासन करने वाला कोई मुग़ल शासक था तो वो थे रफ़ी उद दर्जात। तो इस चीज़ों को हम लोगों को देख लेना है कि अगर पूछे कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक कौन था तो आपका आंसर हो जाएगा रफ़ी उद दर्जात, जिनका कि पीरियड था 28 फरवरी से लेकर के 4 जून तक। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में करके देख लेंगे एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।